Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ MEG 001 यानी कि जो आपका ब्रिटिश पोइट्री का पेपर है उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं. सो गाइज, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो चैनल है ये एम ए इंग्लिश के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं. हमारी एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com, अगर आप ये गूगल पे सर्च करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे जिसका नाम है इग्नू स्कॉलर्स. और इस वेबसाइट से आप नोट्स, असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर्स, PYQ सॉल्यूशंस, ई बुक्स, ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है जून 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स. मैं आपको बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करने हैं. ठीक है, सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस बताना है द प्रोलूड बुक बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, तो ये बुक है विलियम वर्ड्सवर्थ की. विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस ना आपको असाइनमेंट्स में भी मिले होंगे. अगर आपने असाइनमेंट्स अभी तक बना लिए होंगे ना, तो आपको पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाला जो आपका यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस भी जो हैं आपको लर्न करने होते हैं. अगर आपको असाइनमेंट्स परचेज करने हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 706 57 207 47. ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे अपने असाइनमेंट्स से रिलेटेड क्वायरीज़ के लिए. और गेस्ट पेपर्स को आप वेबसाइट से बाय करो, कोई इशू आएगा तो यहाँ पे कांटेक्ट करना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना है किस चीज़ के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बुक है. ठीक है, सो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे उसकी लाइफ के बारे में बताओगे कि अर्ली लाइफ जो है. अब देखो, कोई भी राइटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस उसकी बुक का कर रहे हैं ना, तो राइटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है ना भाई. उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दोगे तो आप यहाँ पे उसकी लाइफ के बारे में बताओगे दैट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन April 7 1770 इन कॉकरमाउथ इंग्लैंड. कहाँ पे पैदा हुए थे, उनकी बहन डोरोथी जो कि हु वाज वेरी क्लोज टू हिम वाज बोर्न द नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल पैदा हुई थी. ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज 8 एंड हिज फादर व्हेन ही वाज 13. तो जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था और 13 साल में उनके पिताजी को उन्होंने खो दिया था. वो फ्रांस जाते हैं 1970 में एंड सॉ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. एट द फर्स्ट ही सपोर्टेड बट लेटर ही वाज सैड अबाउट इट्स वायलेंस. तो शुरुआत में उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया पर बाद में जो है वो उसको लेकर दुखी हो गए थे. उनकी बेटी थी कैरोलिन विद अ फ्रेंच वुमेन नेम्ड एनेट वेलन. ठीक है, तो एनेट वेलन से उनकी एक बेटी है कैरोलिन. तो ये सारा उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में है. उनकी पोइट्री की अगर हम बात करें, सो ही रोड पोएम्स अबाउट नेचर, फीलिंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल. सो नेचर के बारे में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो लिखते हैं लोगों की फीलिंग्स के बारे में. ही बिलीव्ड पोइट्री शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज लाइक द वे रियल पीपल टॉक. और यहाँ पे उनका क्या विश्वास है, उनका विश्वास है कि जो पोइट्री है उसकी भाषा एकदम आसान होनी चाहिए. आसान भाषा ऐसी जो एवरीडे लाइफ में यूज़ की जाती है वो भाषा होनी चाहिए. और उन्हें लगता है कि जो नेचर है वो हमें हील करता है, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, ऐसा उन्हें लगता है. अगर मैं उनके आइडियाज़ की बात करूँ तो ही लव्ड नेचर डीपली. टू हिम नेचर वॉज लाइक अ फ्रेंड, टीचर एंड गाइड. तो वो नेचर को डीपली लव करते थे. उनके लिए जो नेचर है वो फ्रेंड की तरह है, टीचर की तरह है, गाइड की तरह है. ही फेल्ट दैट द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग टू फोकस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स. उन्हें क्या लगता है कि आजकल लोग पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लगे हैं. उन्हें लगता है कि जो लोग हैं उन्हें अपनी सिंपल लाइफ, काइंडनेस और नेचर, इन पे बिलीव करना चाहिए. और पुअर अनएजुकेटेड जो पीपल हैं उनके साथ भी उनकी फीलिंग्स जो है डीपली जुड़ी हुई हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जो ये आपने पूरा इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना है. आपका जो क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन में तो आपको उनकी बुक के बारे में बताना है ना, तो मैं अभी आगे बताऊंगी. ठीक है, तो पहले आप विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में समझ लो. जब आपको इसका इंट्रोडक्शन पता होगा तो इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट आप इसका इंट्रोडक्शन तो दे पाओगे ना फिर उस आंसर में. मान लो कि ये वाली बुक नहीं आती, दूसरी बुक आ जाती है, तो फिर भी आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे पाएंगे. ठीक है, लेटर ईयर्स की बात करें तो ही बिकेम फेमस एंड वॉज मेड पोइट लॉरेट द ऑफिशियल पोइट ऑफ द इंग्लैंड इन 1843. तो उन्हें 1843 में इंग्लैंड का ऑफिशियल पोइट बना दिया गया था. ही डाइड इन 1850. आफ्टर दिस दैट द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड एंड इज नाउ कंसिडर्ड अ ग्रेट पोम. ठीक है, सो उनके बाद जो है जब वो मर जाते हैं तो प्रिल्यूड को पब्लिश किया जाता है और अब जो है उसको एक ग्रेट पोएम कंसिडर करते हैं. हिज बेस्ट पोएम्स वर रिटन बिटवीन 1797 टू 1807 एंड वॉज अ वेरी क्रिएटिव टाइम इन हिज लाइफ. तो इस समय उनकी लाइफ का
बहुत ही क्रिएटिव टाइम था, उस टाइम पर उन्होंने अपनी बेस्ट पोएम्स को लिखा है। उनकी पोइट्री की जो मेन थीम्स की हम बात करें तो नेचर के बारे में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जो नेचर है वो पीस देता है, स्ट्रेंथ देता है, जॉय देता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना विलियम वर्ड्सवर्थ का हाउस, तो आप देखोगे कि उनके घर के आसपास कितना ज़्यादा जो है मतलब नेचर है, आसपास के सारे ट्रीज एंड प्लांट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। उनका जो पुराना जहाँ वो रहते थे, पोइट्री लिखते थे, वो घर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी फोटो, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको पता लगेगा कि वाई ही रोट अबाउट नेचर, बिकॉज जब आप नेचर के बीच में रहते हो तो आप नेचर के बारे में लिखते भी हो। ही बिलीव्ड इन सिंपल लाइफ, ठीक है। और फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में भी वो बात करते हैं। मॉरल लेसन, सम ऑफ हिज पोएम्स टीच राइट एंड रॉन्ग, उनकी जो पोएम्स हैं हमें सही गलत के बारे में सिखाती हैं। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, जो कि आपके आंसर में आपको ज़रूर बताना है, जिसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है द प्रिल्यूड बुक 1 का, ठीक है गाइस। ये जो सारे आंसर्स हैं मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं, आपकी बुक की यूनिट से ही कवर किए हैं इन टॉपिक्स को। बस मैंने क्या किया है, इनको पॉइंट वाइज बना दिया है, क्योंकि पॉइंट वाइज पढ़ने में सबको समझ में आता है। अगर मैं बुक से डायरेक्ट पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके, सो प्रिल्यूड क्या है? द प्रिल्यूड इज अ लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ठीक है। तो क्या है ये? एक लंबी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है एंड इट इज अ पोएम अबाउट द पोइट्स ओन लाइफ, उनकी खुद की लाइफ के बारे में है। इट टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ वर्ड्सवर्थ माइंड स्पेशली थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस विद नेचर। तो यहाँ पे ये उनकी जो माइंड की जो ग्रोथ होती है, वर्ड्सवर्थ जो हमारे पोइट हैं, ठीक है, पोइट के माइंड की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है ये, और उनके नेचर के साथ जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। बुक 1 फोकस करती है ऑन हिज चाइल्डहुड एंड अर्ली स्कूल ईयर्स एंड इट वाज मेंट टू बी द इंट्रोडक्शन टू अ बिगर फिलोसफिकल पोएम कॉल्ड द रेक्ल्यूज विच वर्ड्सवर्थ नेवर फिनिश, ठीक है। तो यानी कि वो एक बड़ी फिलोसफिकल पोएम लिख रहे थे, ये उसी का पार्ट था जो कभी फिनिश नहीं हो पाई। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, सो द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, मतलब यानी कि उसमें कोई भी हमें राइम वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि और पोएम्स में हमें देखने के लिए मिलती है ना राइमिंग्स, तो वो राइमिंग्स हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। उसका जो वर्स है वो ब्लैंक है। इट डज नॉट फॉलो अ क्लियर स्टोरी और टाइमलाइन। और यहाँ ना हम क्या देखते हैं कि कोई टाइमलाइन फॉलो नहीं हो रही है, कि वो बता रहे हैं कि व्हेन आई वाज 2 years old, व्हेन आई वाज 4 years old, व्हेन आई वाज 6 years old। तो इस तरीके से वी कैन नॉट सी एनी टाइमलाइन इन इट्स। ओके, सो इंस्टेड वर्ड्सवर्थ शेयर्स इंपॉर्टेंट मेमोरीज एंड फीलिंग्स फ्रॉम डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे वो कभी अपने 6 साल की मोमेंट बता देंगे, कभी 13 साल के थे तो वहाँ की कोई इंपॉर्टेंट मेमोरी या फीलिंग बता देंगे। सो द पोएम हैज़ अ स्लो थॉटफुल पेस फुल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। तो पोएम में हम क्या देखते हैं कि एक स्लो थॉटफुल पेस से ये पोएम आगे बढ़ती है, रिफ्लेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। बुक का जो मेन थीम है, सो द मेन थीम इज हाउ नेचर शेप द पोइट्स पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर मेन थीम क्या है? मेन थीम ये है कि जो नेचर है ना, नेचर ने कैसे जो है पॉइंट की जो पूरी पर्सनैलिटी है उसको शेप दिया है। नेचर इज लाइक अ टीचर गिविंग हिम पीस जॉय एंड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, देखो ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट है, मेन थीम इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनो। So the nature is like a teacher giving him peace, joy, and a sense of right and wrong. Even simple events from his childhood become important and spiritual in his mind. तो उनके माइंड में सिंपल सिंपल जो इवेंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की जब हम बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ इज नॉट रिलीजियस इन ट्रेडिशनल वे बट ही इज़ डीपली स्पिरिचुअल। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो रिलीजियस तो नहीं है बट ही इज स्पिरिचुअल। ही बिलीव्स दैट नेचर हेल्प अस कनेक्ट टू समथिंग ग्रेटर। जो नेचर है वो एक बड़ी चीज़ से, एक एटर्नल, एक यूनिवर्सल चीज़ से हमें कनेक्ट करता है। नेचर इन हिज व्यू कैन हील द ह्यूमन हार्ट एंड हेल्प अस लिव बेटर लाइफ। तो उनके व्यू में क्या है कि जो नेचर है वो ह्यूमन हार्ट को हील करता है और ह्यूमंस की हेल्प करता है to live better lives. The poem shows that ordinary experiences, when remembered with imagination, can become source of deep truth. ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या रिमेंबर करते हैं कि जो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे लिए कुछ बड़ा बन जाते हैं, कुछ एटर्नल बन जाते हैं। द पोएम इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ लाइफ बट ही ओनली इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प हिम ग्रो इमोशनली, स्पिरिचुअली और मॉरली। तो यहाँ पर हमें उनके कौन कौन से एक्सपीरियंसेस देखने के लिए मिलेंगे? सिर्फ वो वाले देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने उसे इमोशनली, स्पिरिचुअली और मॉरली जो है ग्रो करने में हेल्प किया है। ही रिमेंबर्स स्पेशल मोमेंट्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड लाइक रोइंग अ स्टोलन बोट, not because they were dramatic but because they taught him life lessons. Okay, so वो ऐसे स्पेशल मोमेंट्स को यहाँ पे कवर करते हैं अपने बचपन के, जो कि उनको लाइफ लेसन्स सिखा कर गए हैं। दी स्मॉल बट पावरफुल मेमोरीज आर कॉल्ड स्पॉट्स ऑफ टाइम, short events that have
डीप मीनिंग्स। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पावरफुल जो मेमरीज हैं, पावरफुल मेमरीज, वो हम यहाँ पे उनकी देखते हैं। द लैंग्वेज इज सिंपल बट सीरियस। लैंग्वेज की जब मैं बात करती हूँ तो लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज सिंपल है। द पोएम इज फुल ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर सच एज हिल्स, रिवर्स, बर्ड्स एंड skies. There are few symbols or metaphors, but the feelings behind the words are very deep. तो हम क्या देखते हैं कि जो भी उनके शब्द हैं ना, शब्दों के पीछे लिखी हुई जो फीलिंग्स हैं, दे आर वेरी डीप, इवन दो इट्स नॉट अ स्टोरी विद अ बिगनिंग एंड एंड। तो ये वाली जो इनकी पोयम है, ये कोई कहानी नहीं है जो शुरू होती है और अंत होती है, बट ये एक सर्कुलर वे में जो है घूम रही है, रिटर्निंग अगेन एंड अगेन टू द आइडिया ऑफ मैन एंड नेचर बीइंग कनेक्टेड। तो यहाँ पर इस पोयम में हम क्या देखते हैं, क्या आइडिया यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि जो मैन है और जो नेचर है, दे आर कनेक्टेड। अब यहाँ पे इसका की मैसेज देखेंगे। सो वर्ड्स वॉट से दैट एज चिल्ड्रन वी आर क्लोजर टू नेचर एंड हैव अ नेचुरल सेंस ऑफ वंडर, बट एज अडल्ट वी ऑफन लूज दिस कनेक्शन। तो वो कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हम जो है नेचर के काफ़ी क्लोज होते हैं, पर जैसे ही हम एडल्ट बन जाते हैं, वी लूज द कनेक्शन। ही वॉन्ट्स रीडर्स टू रिमेंबर दैट जॉय एंड रिकनेक्ट विद नेचर बिकॉज इट कैन ब्रिंग पीस, स्ट्रेंथ एंड मॉरल क्लैरिटी। ठीक है, मॉरल क्लैरिटी लेकर आता है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें नेचर के साथ क्या करना है, दोबारा से रिकनेक्ट करना है। अब यहाँ पे इसके कंक्लूजन में आप क्या बताएंगे, दैट द प्रील्यूड बुक 1 इज नॉट जस्ट अ पोम अबाउट चाइल्डहुड, इट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सोल। किसके बारे में है ये, सोल के डेवलपमेंट के बारे में है। इट शोज हाउ सिंपल इवेंट्स फ्रॉम आवर अर्ली लाइफ, ठीक है, हमारी अर्ली लाइफ के जो सिंपल इवेंट्स होते हैं, स्पेशली टाइम स्पेंड विद नेचर, जो हमने नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया होता है, वो शेप करते हैं कि आगे जाके हम क्या बनेंगे। सो वर्ड्स वर्थ यूजेस पर्सनल मेमोरी, फिलॉसफी एंड पोइटिक रिफ्लेक्शन टू हेल्प अस सी द वर्ल्ड इन अ डीपर वे। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट हैं, उन्होंने वर्ल्ड को एक डीपर वे में देखने में हमारी हेल्प की है इसके माध्यम से। हिज लैंग्वेज इज काम एंड ब्यूटिफुल एंड इवन दो द पोएम इज लॉन्ग एंड सीरियस, इट इज हैज अ जेंटल रिदम एंड वार्म हार्ट। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि आपके राइटर वर्ड्सवर्थ से पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम में इस राइटर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इनकी वाली यूनिट आपको अच्छे से कवर करनी है। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है एमईजी 1 की ना, उसके अंदर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गाइज मिल जाएगा, तो आप लोग जो है वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट ऑन द यूनिकनेस ऑफ बायरन एंड शेली एज पोइट्स। तो यहाँ पे आपको 2 पोइट्स के बारे में बात करनी है, बायरन एंड शेली, और एज अ पोइट उनकी क्या यूनिकनेस है। सो पीबी शेली एंड लॉर्ड बायरन वर 2 लीडिंग फिगर्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, बट दे वर वेरी डिफरेंट इन देयर आइडियाज, राइटिंग स्टाइल्स एंड पर्सनैलिटीज। तो ये दोनों पोइट्स जो हैं वो रोमांटिक मूवमेंट के टाइम के ही हैं, ठीक है, but they have different in their ideas, writing styles and personalities. Each brought a unique quality to English poetry. हम क्या देखते हैं कि दोनों ने इंग्लिश पोइट्री के अंदर एक यूनिक क्वालिटी लेकर आए हैं वो, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हम कह सकते हैं गाइस कैसे हैं, अनफॉरगेटेबल हैं। सो पीबी शेली द आइडियलिस्ट एंड विजनरी, शेली वॉज अ पॉइंट ऑफ होप, इमेजिनेशन एंड रेडिकल थॉट। ठीक है, तो शेली कैसे पॉइंट है, शेली ऐसे पॉइंट है, ही होप के, इमेजिनेशन के, ही बिलीव्ड इन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड। यहाँ पे उन्हें क्या लगता है, वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है ना वो परफेक्ट बन सकता है। कैसा वर्ल्ड होगा परफेक्ट, जहाँ पे लव, फ्रीडम, रीजन कुड रिप्लेस ट्राइनी एंड सफरिंग। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रीडम, लव और रीजन जो है किसको रिप्लेस करेंगे, ट्राइनी और सफरिंग्स को रिप्लेस कर देंगे। सो दिस होप फॉर अ बेटर वर्ल्ड इज सीन क्लियरली इन हिज ग्रेट वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड, वेयर ही प्रेजेंट अ ड्रीम ऑफ अ फ्री एंड हैप्पी ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे जो है आप उनके इस वर्क के बारे में जरूर लिखेंगे अपने आंसर में। Shelley's poem are filled with natural symbols like wind, clouds and birds, or which reflect his belief that nature holds a deep spiritual truth. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि शैली के जो पोम्स हैं उसमें हमें नेचुरल सिम्बल्स देखने के लिए मिलते हैं, लाइक विंड, clouds, birds. For example, in Ode to the West Wind, he ends with a hopeful line. एक पोयम है उनकी, कौन सी, Ode to the West Wind. In winter comes can spring be far behind. तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रही है,
एक होपफुलनेस देखने के लिए मिल रही है, दैट दिस शोज हिज फेथ दैट इवन इन द डार्केस्ट टाइम विल पास, कि कितना भी जीवन में अंधकार आ जाए वो जो समय होता है वो पास कर जाता है. इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर सर्दियां आती हैं तो स्प्रिंग कहीं दूर नहीं होता. हिज पोइट्री इज ऑल्सो वेरी म्यूजिकल एंड इमोशनल. इन पोएम्स लाइक टू अ स्काई लार्क हिज ओन थॉट्स आर कंपेयर टू द बर्ड्स सॉन्ग. सो यहाँ पे उनके जो विचार हैं उन्हें किससे कंपेयर किया गया है, बर्ड्स के सॉन्ग से कंपेयर किया गया है, फ्लाइंग फ्रीली अबव द वर्ल्ड. शेली बिलीव दैट पोइट्स एंड आर्टिस्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इंस्पायर अदर्स. तो वो कहते हैं कि पोइट्स और जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, रिवील करते हैं डीप ट्रूथ्स को. ही सेड इन अ डिफेंस ऑफ पोइट्री दैट पोइट्स आर द अननॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये लाइन आप इंक्लूड कर सकते हैं, उनके डिफेंस ऑफ पोइट्री की लाइन है. Shelley's uniqueness lies in his combination of lyrical beauty, deep emotion, and idealistic vision. He was not just a poet of nature, but of change and spiritual awakening. तो वो केवल नेचर के पोइट नहीं हैं, ओके, उन्होंने जो है अपने वर्क्स के द्वारा समाज में चेंज लेकर आने की कोशिश की है, लोगों को स्पिरिचुअली अवेक करने की कोशिश की है. अब हम यहाँ पे लॉर्ड बायरन के बारे में बात करेंगे. सो बायरन वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम शेली. हिज पोइट्री इज फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन, बोल्ड आइडियाज एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस. सो यहाँ पे बायरन थोड़े से उनसे डिफरेंट है. ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द यूरोप एंड मेनी पीपल एडमायर्ड हिज फियरलेस पर्सनैलिटी. सो वो जो है ऑल ओवर द यूरोप जो है वो फेमस हो जाते हैं और जो लोग हैं उनकी फियरलेस पर्सनैलिटी, यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो क्या है, फियरलेस है, निडर है. हिज लाइफ इटसेल्फ वाज लाइक अ रोमांटिक एडवेंचर फुल ऑफ ट्रैवल, स्कैंडल एंड रिबेलियन. तो उनकी लाइफ भी एक रोमांटिक एडवेंचर की तरह ही है. Byron often made himself the hero of his poems. The term Byronic hero comes from him, a character who is moody, passionate, rebellious and proud. तो यहाँ पे एक टर्म की हम बात करेंगे. क्या टर्म है वो, बायरॉनिक हीरो. बायरॉनिक हीरो यानी कि वो खुद को अपनी पोएम्स में एज अ हीरो दिखाते हैं, ठीक है, और जिसके अंदर उनके जो कैरेक्टर की पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, वो मूडी होता है, पैशनेट होता है, रिबेलियस होता है, लाइक द हीरो इन द चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज. तो ये उनका वर्क होगा. In this poem, Byron reflects on human history and the ruins of great civilization, showing both admiration and deep criticism. तो यहाँ पे इस पोएम के अंदर उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताया है, सिविलाइजेशंस के बारे में बात की है, जहाँ पे उन्होंने उसको एडमायर भी किया है, क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है. सो बायरन वॉज ऑल्सो अ मास्टर ऑफ सेटायर. ही एडमायर्ड अर्लियर पोइट्स. अब यहाँ पे जो पुराने पोइट्स हैं वो उनकी भी प्रशंसा करते हैं. ही यूज ह्यूमर का यूज़ करते हैं सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए. उनकी एक पोएम है डॉन जुआन इज कंसिडर्ड हिज बेस्ट वर्क. तो यहाँ पे कौन सा उनका बेस्ट वर्क माना जाता है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं. Don Juan is considered his best work. It is a long, unfinished satire that explores many themes and uses a mix of style. Byron uses it to mock false morals and show real human nature. Go the even called it a work of boundless जीनियस. ठीक है, सो यहाँ पे आप जो हैं, जो भी यहाँ पे मैं आपको उन लोगों के वर्क्स बता रही हूँ, इस सारे के सारे आपकी बुक में दिए हुए थे. वहाँ से जो है आप इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं. Byron also wrote serious works like Manfred and Cain, full of emotional power and philosophical questions. He focused on raw human emotions. ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करते हैं, जब मैं कहती हूँ रॉ ह्यूमन इमोशन, तो रॉ ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं, लव, हेट, रिवेंज, डिस्पेयर, ये सारे. Byron uniqueness lies in his powerful personality, his courage to challenge social norms and his skill in combining poetry with satire and emotion. देन आप यहाँ पे कंक्लूजन में दोनों के बारे में बता देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के बारे में पूछा था. Shelley and Byron were both romantic poets, but each was unique in his own way. Shelley was the idealist, यानी कि जो शैली है, ही इज फुल ऑफ होप फॉर अ बेटर वर्ल्ड. तो वो वर्ल्ड को बेटर करना चाहते हैं, एंड ही इज इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड ब्यूटी. बट बायरन वॉज द रिबेल. Byron is a rebel and he is bold, emotional, and he used poetry to challenge society and express deep human truth. तो यहाँ पे वो society को challenge करते हैं. Together they showed the wide range and richness of romantic poetry. तो अगर हम दोनों का वर्क साथ में मिला दें तो कहीं ना कहीं इन्होंने रोमांटिक पोइट्री में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है.
ठीक है। सो पार्ट 1 जो है MEG का, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और दोनों के PDFs भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और रिवाइज कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।